नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोना अब खरीदना सही होगा? क्या आज के दिन सोना खरीदना या चांदी खरीदना आपके लिए जो है फायदेमंद होगा? क्योंकि लगातार कीमतों में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो अचानक से उछाल भी देखने को मिल रही है। तो अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। शरद जी, एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है कि अभी सोना खरीदना सही है या नहीं? देखिए, सोना अभी नहीं, सोना आपको इंस्टॉलमेंट्स में खरीदना सही है। हाँ। अभी जो सिचुएशन है, अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सोना $5600 पे पहुंच गया था, 1,80,000 प्रति 10 ग्राम से ऊपर। अब ये गिर के, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। हाँ। इस समय ये लगभग 1,40,45 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है। तो आपने देखा लगभग 40,000 रुपये की इसमें करेक्शन आई है अपने पीक से, जहाँ पर सबसे ऊंचा गया था लगभग 40,000 की। तो अब सवाल उठता है कि ये करेक्शन अच्छी है कि करेक्शन बुरी है, करेक्शन क्यों आई? ये तो मैं पहले भी न्यूज़ 18 के चर्चा कर चुका हूँ, पर मैं संक्षेप में फिर बता देता हूँ कि पहले गिरा क्यों। क्योंकि जब खाड़ी में युद्ध छिड़ा, तो खाड़ी में नॉर्मली माना जाता है कि युद्ध छिड़ने पर सोना चांदी ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है युद्ध की परिस्थिति में। परंतु युद्ध हुआ मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में युद्ध होने से क्या हुआ कि क्रूड ऑयल वहीं से दुनिया का 20% आता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दी। उसके बंद करने से ऑयल की सप्लाई रुक गई। ऑयल की सप्लाई रुकने से क्या हुआ, क्रूड ऑयल के दाम जो कि युद्ध से पहले $60 और $70 प्रति बैरल थे, वो बढ़कर एक समय 120 पहुंच गए। इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो 115 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब, अब इसको हम समझ लेते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति को एक बैरल क्रूड खरीदने के मात्र $60 से $70 देने पड़ते थे, उसको $120 तक देने पड़ रहे हैं। अब देखिए इसको सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये जुड़ता है सोने चांदी से। जैसे ही उसको ज़्यादा डॉलर देने पड़े तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। नॉर्मली क्या होता है अंशिका, कि जो देश युद्ध में जाता है, हाँ, उस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होनी चाहिए और उस देश की करेंसी भी कमज़ोर होती है। पर क्योंकि बदकिस्मती से, मैं बदकिस्मती शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, हाँ, कि 60 से 70% दुनिया का क्रूड US डॉलर में ट्रेड किया जाता है। बदकिस्मती इसलिए कि ऐसा देश, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा देश जितने दुनिया में हाहाकार मचवा दिया है, उस देश को, इसलिए मैं बदकिस्मती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से, तो अमेरिका में एक डॉलर इंडेक्स होती है। उस डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज आती हैं। करेंसीज का मैं नाम ले लेता हूँ, सबके लिए ये जानकारी काम की होगी। उसमें ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, जापानीज येन है और स्विस फ्रैंक है। 4 मुख्य करेंसीज हैं। 2 और करेंसीज हैं, एक का नाम है स्वीडिश क्रोमा, एक का नाम है कनेडियन डॉलर। इन 6 को मिला के एक बास्केट बनती है और एक तरफ डॉलर को रख दिया जाता है, एक तरफ इन 6 करेंसीज को। तो डॉलर इंडेक्स जब अंशिका मजबूत होती है, यानी कि जब डॉलर, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना डॉलर की, तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाती है, तो अमेरिका में कुछ बॉन्ड्स ट्रेड किए जाते हैं, उसको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। वो बॉन्ड्स की यील्ड होती है, 10 साल के बॉन्ड होते हैं, 30 साल के होते हैं। वो बॉन्ड्स की यील्ड जो कि युद्ध से पहले लगभग 3.5% थी, इस समय बढ़ के 4.5% पहुंच गई है। और आपको मैं ये बताऊं कि अमेरिका में 4.5% रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न माना जाता है। यहाँ तो 4.5% आपका सेविंग्स अकाउंट शायद दे देता होगा, जो छोटे बैंक्स है, पर वहाँ पर 4.5% ट्रेजरी बॉन्ड्स के रिटर्न। तो ऐसे में ये माना जाता है कि लोग वहाँ पर सोने चांदी जैसे एसेट से निकाल कर पैसा बॉन्ड यील्ड में लगाते हैं। तो उस कारण से अमेरिका की जो कॉमेक्स है, कमोडिटी मार्केट, वहाँ सट्टा हुआ और सट्टा करके ये कीमत नीचे आ गई। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा सवाल तो ये, मुझे लगता है कि जो लंबे वक्त के निवेशक हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पर उसमें 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हालांकि मैं ये सलाह देना चाहूँगा अंशिका, आपकी इजाज़त से, कि निवेश की सलाह आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेनी चाहिए। मैं जो अंशिका से बात कर रहा हूँ वो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर लगाएं। अगर मैं होता तो क्या करता, थोड़ा थोड़ा कर कर जब करेक्शन आए आप लेते जाइए। एक तो ये याद रखना है कि एक साथ नहीं लगाना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, सेविंग्स में पड़े पैसे उठा के चलो। और अभी भी यही हुआ शरद जी, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं गई थी लाजपत नगर, सबसे ज़्यादा वहाँ पर गोल्ड के जो शॉप्स हैं, मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले जब थोड़े से रेट कम हुए थे, 1,37,38,000 पर आए थे सोने के भाव,
भीड़ लग गई थी मार्केट में। तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने पैसे को गुड सेविंग के तौर पर, ठीक है सोना इज गुड सेविंग जी, ऑल्सो, लेकिन एक बल्क में खरीद लेना जी। जैसा कि आप बोल रहे हैं वो गलती नहीं वो करनी गलती है। क्योंकि एक्चुअली बल्क में इसलिए लेते हैं कि जो साइकोलॉजी वो ये कहती है भाई पैसा रखा है लगा दो, हाँ क्योंकि बार बार लेने में मेहनत ज़रूर लगती है। मेहनत तो है ना बार बार लेने में। देखिए एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, हाँ इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू तो यू शुड वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। यानी अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे तो पहले आपको अपने काम पैसे के करना लिए होगा। थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये काम हो गया ना कि आपको जब जब आए, बड़ी पेनफुल, आपने कहा आप लाजपत नगर गए, अब आप लगाइए मैं आपको कहूँ कि आप 10 बार लाजपत नगर जाइए तो आप कहेंगे ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है भाई, इतना समय भी नहीं होता। परंतु इन्वेस्टमेंट में ऐसा करना पड़ता है। तो पहला, एक साथ नहीं लगाना है। दूसरा, लंबे वक्त के लिए लगाना है। होता क्या अंशिका कि लोग आते हैं निवेशक बनकर और ट्रेडर बन के चले जाते हैं। यानी कि लिया था 5 साल के लिए, सोच के लिया था चलो भाई अब 5 साल पैसा इसमें लगा दें, और जैसे ही थोड़ी बहुत कीमत ऊपर नीचे होती है, नीचे गई तो हड़बड़ाहट में बेच दिया, ऊपर हुई तो थोड़ा सा मुनाफा लेके बेच दिया। तो दो बातों का ध्यान रखना है, लंबे वक्त के लिए लेना है और थोड़ा थोड़ा करके लेना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको 2 से 5 साल तक लेके रखेंगे आपको ये बहुत अच्छा क्योंकि रिटर्न देगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इवेंट है, एक असाधारण परिस्थिति है, असाधारण घटना घट रही है। तो मुझे लगता है लंबे वक्त के जैसे ही गोल्ड सिल्वर की मार्केट इसको भुलाना शुरू करेगी, क्रूड ऑयल को और जो क्रूड ऑयल बॉन्ड यील्ड को जिनका मैंने जिक्र किया, डॉलर इंडेक्स को, वहीं से आपको सोना चांदी ऊपर जाता शरद जी, वापस जो दिखाई दर्शक हमें सुन रहे हैं आज, उनके लिए आसान भाषा में अगर हम उन्हें समझाना चाहें, जैसे मेरे पास 5 लाख है जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लाख है और मैं उसको सोने में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पास उतना सोना रहे 5 लाख में, जिससे कि फ्यूचर में वो अगर उसके रेट बढ़े तो भी मुझे फ़ायदा हो, तो उसको मैं कैसे बांट सकती हूँ उस 5 लाख को? सोने में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है? मतलब आप खाली सोने में करना चाहती हैं 5 लाख को? सोने ज्वेलरी में, में, हाँ। ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी में तो अंशिका सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक सोने की जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है, यानी कि एक महिला जो सोना पहनती है, पुरुष भी बहुत पहनते हैं, तो उसको और निवेश को अलग कर देना चाहिए। ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी में निवेश के लिए लगाएंगे तो आपसे ज्वेलर मेकिंग चार्जेस ले लेगा, बिल्कुल। और उसमें जिसको हम गांव की भाषा में खोट कहते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो वो आपको फिर पूरा प्रॉफिट आप उसका वसूल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लगाना चाहिए, या तो अगर आपके पास रखने की जगह है तो 24 कैरेट के कॉइन्स और जो बार्स होते हैं वो लेने चाहिए, पर उसके लिए आपके पास रखने की जगह अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग, बाय द वे मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो लोग लॉकर में रखते हैं, बैंक के लॉकर में, बहुत सारे लॉकर्स के टूटने के समाचार मिलते रहते हैं समय समय पर। अभी रिसेंटली अभी आया था एक लॉकर का। और मैं ये भी बता दूं कि लॉकर में आपका जो इंश्योरेंस है, यानी कि अगर लॉकर में कल को कुछ हो जाता है तो जितना आप लॉकर का किराया देते हैं, मान लीजिए आपका लॉकर का किराया साल का 2,000 रुपये है, तो उससे 100 गुना इंश्योरेंस है। यानी कि 2,000 के बदले में 2 लाख रुपए ही आपको मात्र मिलेंगे। मान लीजिए आपका सोना ज़्यादा रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए लॉकर इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ये मैं कहना चाहूँगा। तो अगर आपके पास रखने की जगह सुरक्षित है तो सबसे अच्छा तो बार्स और कॉइन्स हैं। ठीक है। पर अगर आपके पास सुरक्षित जगह नहीं है तो ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, उनमें आप लगाइए। बहुत सारे, और वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी बेच सकते हैं। सबसे सेफ वही एक रास्ता निकल कर आया है। और इनकी कीमतें भी मैं यहाँ बता दूँ, इनकी कीमतें भी जो सोना चांदी की कीमत आप ऑनलाइन देखते हैं वैसे ही चलती हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं और जाते हैं और फिजिकल गोल्ड कहीं और जाता है। तो इसलिए ज्वेलरी के लिए मैं दोहराना चाहूँगा, हालांकि पहले भी मैंने, मुझे याद है, न्यूज़ 18 के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये बात बोली कि आपको ज्वेलरी में निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश को और ज्वेलरी को अलग कर दिए। इसीलिए अंशिका, ज्वेलरी की जो कम कैरेटेज है वो पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि जो लोगों को मान लीजिए शादी ब्याह में पहनना है, मान लीजिए आपको कहीं पहना, हालांकि मुझे कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले, कुछ लोगों ने कहा अगर हम कम कैरेट का सोना खरीदते हैं तो उसमें तो पीलापन कम होता है, उसमें उतनी चमक नहीं होती, उसमें वो जो गोल्ड वाली बात होती है वो नहीं दिखाई देती। अब वो उसमें बहुत सारे ज्वेलर्स ने अब क्या किया है कि उस पर फिर सोने का पानी चढ़ाना शुरू किया है, यानी कम कैरेट का लेके पानी वैसा ही चढ़ा दिया जिससे देखने में वैसा ही लगता है। तो वो एक आई थिंक दैट इज़ अ डेकोरेटिव आइटम, उसको आप रखिए। तो ज्वेलरी और निवेश को अलग अलग करते हैं। एक सवाल ये, जब आपने मेकिंग चार्जेस का जिक्र किया तो मेरे मन में सवाल ये आया कि जब हम बड़े ब्रांड्स में जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हम अपने लोकल सोनार के पास जाते हैं तो उनके मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। सवाल ये है कि जब चीज़ एक ही है तो फिर मेकिंग चार्जेस में डिफरेंस बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जब आप बड़े ब्रांड के पास जाके ये बात बोलेंगे ना, तो मालूम है आपको क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे
कि हमारे यहाँ एक तो उनकी वैसे भी क्योंकि कंपनी बड़ी होती है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हम लोग प्रोफेशनल्स को रखते हैं, हमारी सुविधाएं बेटर हैं। दूसरी आपको ये बात बोलेंगे कि हमारे यहाँ प्योरिटी की गारंटी है, तो इसलिए हम मेकिंग चार्जेस फालतू लेते हैं, पर कम से कम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है। अब आप जब छोटे ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि हमारे मेकिंग चार्जेस कम है, पर हम आपको सस्ता पड़ेगा यहाँ से। पर आपको उसमें चेक क्या करना है, आपको उसमें खोट चेक करना। और आजकल मैं बताना चाहूँगा सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कि आजकल एक कैरेटोमीटर आ गया है। तो कैरेटोमीटर अगर आप कहीं से कर लें, उनको बोलिए ज्वेलर को कि मुझे आप इसको कैरेटोमीटर में डाल के दिखाइए कि इसमें कितनी खोट है। अगर आप खोट चेक कर लेते हैं तो छोटे ज्वेलर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप ठगे ना जाएं। ये आपको देखना है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि शरद जी मुझे लगता है 24 कैरेट 22 कैरेट का जो प्राइस है वो ब्रांड्स में भी उतना ही है और लोकल सोनार के पास भी उतना ही है, लेकिन मेकिंग चार्जेस से इंसान मार खा जाता है। जी हाँ, देखिए जो कीमत होती है अंशिका, वो जितनी भी ज्वेलर की कम्युनिटी है उसमें सुबह इनका ग्रुप बना हुआ है, उसमें सुबह कीमत खोल दी जाती है। तो कीमत तो सबको वही रखनी पड़ती है, पर फ़र्क पड़ता है मेकिंग चार्जेस में और खोट में। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्योरिटी जो है वो आपको ज्वेलरी लेते टाइम किसी भी तरह, आजकल कैरेटोमीटर आया है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, आप उसमें अंदर रखिए और वो तुरंत आपको बता देता है कि कितने कैरेट की है, यानी कितने कैरेट की मतलब इसमें कितना खोट मिला हुआ है। और इम्प्योरिटी मैं बता दूं लोगों को, जो लोग जानना चाहते हैं, कि सोने को जेवर बनाते टाइम उसमें दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं, सस्ते मेटल्स, जिससे कि, और मैं ये भी बता दूं साथ में कि 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी नहीं बन सकती। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि जी बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है, उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती, एक अंग्रेजी में शब्द होता है उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। वो अगर आप 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाएंगे तो मुड़ जाएगा। कुछ भी आप बनाएं, कंगन बनाएं, आप हार बनवाएं, आप कुछ भी बनाएंगे वो बिल्कुल मुड़ जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो सबसे शुद्ध जो ज्वेलरी के लिए गोल्ड होता है वो 22 कैरेट से ऊपर हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको कोई ज्वेलरी 22 कैरेट से ऊपर की कह के दे रहा है कि ज्वेलरी भी है और 24 कैरेट की है, तो आप इस बात को सिरे से खारिज कर सकते हैं। तो इसलिए ज्वेलरी, और आपने देखा होगा जब से गोल्ड महंगा हुआ तो शादी ब्याहों में लोगों को दिक्कत आ गई कि भाई तो हमारा बजट सारा अपसेट हो गया, तो लोगों ने 20 कैरेट 18 कैरेट 9 कैरेट तक की ज्वेलरी लेनी शुरू कर दी। चर्चा भी 9 कैरेट की बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर भी हम बात करने ही वाले थे। 9 कैरेट को आप कितना सही मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से? छोटे लोग जो गांव के लोग हैं बहुत ज़्यादा, वो चाहते हैं कि अपना पैसा थोड़ा सा हम पैसे के उस रूप में नहीं, सोने के रूप में हम कहीं उसको सेव करके रखें चीज़ों को। एक डर लोगों के अंदर आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद से कि अगर गुल्लक में पैसे रखे रहेंगे तो पता चला कि ये नोट बंद हो गया, और फिर ये डर रहता है मन में। तो अब लोग जो है छोटे कैरेट्स का इस्तेमाल करने लगे, 9 कैरेट और ऐसे 18 कैरेट तो है ही, उसको आप लेकर देखिए, अगर आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 9 कैरेट की ज्वेलरी ले आऊं, तो मैं नहीं सलाह दूंगा। क्यों नहीं सलाह दूंगा? क्योंकि आपको पहले तो ये कैसे आप पता लगाएंगे कि वो 9 कैरेट की है। दूसरा, जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको उसके पैसे इतने कट जाएंगे कि हो सकता है वो 9 कैरेट से भी ज़्यादा का आपका नुकसान हो जाए। तो उसी 1 लाख रुपए को आप 24 कैरेट का लीजिए, कोई सामान लीजिए, भले ही वो थोड़ा आएगा पर लीजिए आप 24 कैरेट का। तो 9 कैरेट की ज्वेलरी, वैसे मैं अंशिका बताना चाहूँगा, ज़्यादातर मैंने महिलाओं को देखा कि वो उसको पहनने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वो फीकी फीकी सी लगती है, वो गोल्ड लगता ही नहीं है, तो उस पर आजकल पानी लगा के उसको करा जा रहा है जिससे कि बिल्कुल देखने में गोल्ड लगे। आपने पहना, उसको अंदर रख दिया। आई थिंक पहनने ओढ़ने के लिए जो चीज़ है वो अलग है, निवेश के लिए जो आप कह रहे हैं, जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं, तो 9 कैरेट की ज्वेलरी में भी निवेश नहीं करना चाहिए। 9 कैरेट की ज्वेलरी तो आप ज्वेलरी के लिए ही इस्तेमाल करिए। और मैं तो अंशिका एक बात और कहता हूँ कि 9 कैरेट की ज्वेलरी भी क्या पहननी, अगर आप पहननी है तो फिर तो आप आर्टिफिशियली पहन लीजिए, और आप जो 9 कैरेट को उसको बचा के आप एक तरफ आप प्योर गोल्ड में पैसा लगाइए। जी, अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें होती हैं सोने और चांदी दोनों की, ऐसा क्यों? और आपका क्या मानना है कि किस शहर से खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस राज्य से सोना खरीदना अच्छा रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे दुबई है, तो भारत 99% अपना गोल्ड इंपोर्ट करता है, भारत में नहीं होता ये। और दुबई से बहुत गोल्ड आता है। अब मान लीजिए दुबई से गोल्ड पहुँचा दिल्ली या मुंबई, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड ऐसा माना जाता है कि शिप से कम आता है, जहाज़ से ज़्यादा आता है, पर मान लीजिए शिप से भी आता है तो वो गुजरात पहुँच गया या मुंबई पहुँच गया। अब चेन्नई में भी गोल्ड चाहिए, केरला में भी गोल्ड चाहिए, आंध्रा में भी गोल्ड चाहिए, कर्नाटका में भी गोल्ड चाहिए। तो आपको उस गोल्ड को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके
वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और गोल्ड की हैंडलिंग बहुत कठिन है। गोल्ड को तो संभाल के रखना बहुत कठिन है। आपको पता है गोल्ड को रास्ते में चोरी ना हो जाए और उसको जो ट्रांसपोर्टर उसको लेके जा रहा है वो सेफ्टी से ले जाए, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और रिस्क है। हैंडलिंग कॉस्ट जुड़ जाती है। इसलिए आपको अलग अलग शहरों में गोल्ड के रेट अलग अलग दिखाई देते हैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा, क्या हम दिल्ली से गोल्ड खरीद के चेन्नई में भेज दें, क्योंकि चेन्नई में बहुत महंगा है। तो मैंने कहा आप भी तो उसको उठाकर ले जाएंगे। हाँ। तो वो बात तो एक ही पड़ गई, आप भी उठा के, आपकी भी तो कॉस्ट आएगी। तो इसलिए आपको अलग अलग शहरों में रेट अलग अलग दिखाई देता है। पर मुझे लग रहा है जैसे किसी ने चेन्नई में ही खरीदा और चेन्नई में ही बेचा तो एक ही बात है। और किसी ने किस राज्य से लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, सबसे सस्ता गोल्ड तो मुझे दिल्ली और उसके आसपास दिखाई देता है। अगर आप भारत भर की गोल्ड प्राइसेस कंपेयर करें तो मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ता गोल्ड दिखाई देता है। उसके बाद जयपुर है, महाराष्ट्र है, और भी जगह आपको दिखता है। पर जैसे जैसे वो मैंने ऐसा देखा कि जैसे जैसे वो दिल्ली से दूर जगह होती जाती है गोल्ड की प्राइस आपको थोड़ा, पर मुझे लग रहा है वो फ़र्क देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा मैंने कहा अंशिका, मैं दोहराना चाहूँगा, मान लीजिए आपने आंध्रा से ख़रीदा है, तो आंध्रा से ख़रीदा और आंध्रा में ही बेचा तो वो एक ही बात है, क्योंकि आपको बेचने पे भी ज़्यादा मिलेगा, आपको खरीदने पे भी ज़्यादा मिला। तो इसलिए हाँ, अगर आप आंध्रा का लिया गोल्ड दिल्ली में आके बेच रहे हैं फिर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने मैं सलाह ये दूंगा कि जिस राज्य से आपने खरीदा है उसी राज्य में बेचिए इसको। मान लीजिए कई दफ़े आप होते हैं ना, ट्रेन से या प्लेन से गए, आप रख के ले गए, चलो वहाँ बेच देंगे, वो फिर आपको उसको हम आर्बिट्राज कहते हैं, वो आपको आर्बिट्रेज का नुकसान है। शरद जी, किस महीने में सोना खरीदना सही रहेगा या चांदी खरीदना सही रहेगा? क्योंकि अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब कब और कहीं और थोड़ा रुक जाते हैं, क्या पता और सस्ता हो जाए, या नहीं रुकते हैं, क्या पता महंगा हो जाए। सवाल ये है, तो आपको क्या लग रहा है, आपने क्या एनालाइज किया है कि किस महीने में खरीदना सही रहेगा? नहीं, महीना ऐसे देखिए, आपके सवाल से ऐसे लग रहा है जैसे धनतेरस आ गया या अक्षय तृतीया आ गया। मुझे लग रहा है कि गोल्ड आप SIP फॉर्म में, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, आप SIP फॉर्म में धीरे धीरे करके इकट्ठा कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एक साथ पैसा सारा मत लगाइए। और इससे फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए इस समय गोल्ड 1,40,45 पे, हो सकता है कल को गिर के 1,35,000 आ जाए, फिर हो सकता है 1,30,000 आ जाए, फिर हो सकता है 1,25,000 आ जाए। तो अब मान लीजिए आपने 5 किस्तों में खरीदा, तो आपने एक 45 पे लिया, एक 35 पे लिया, एक 30 पे लिया, एक 25 पे लिया, तो आप देख रहे हैं क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी। और आपने सारा 145 पे ले लिया, 1,45,000 पे, कल को गिर के अगर 1,30,000 आ गया तो आप कहेंगे मैं तो घाटे में आ गई। तो इसलिए आप SIP, इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, धीरे धीरे करके लीजिए। और ज़रूरी बात, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, लंबे वक्त के लिए लीजिए। बिल्कुल। एक लास्ट रिएक्शन आप चांदी पर दे दीजिए, क्योंकि चांदी की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था चांदी इतना क्रॉस करेगा। देखिए, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। 55% चांदी इंडस्ट्री में ख़त्म हो जाती है, यानी कि चांदी समाप्त हो जाती है। और AI डेटा इक्विपमेंट्स है, सोलर सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है। तो बाकी बचती है 45% चांदी। वो चांदी के पायल बनती हैं, ग्लास बनते हैं, झुनझुने बनते हैं, और वो चांदी की ज्वेलरी भी बनती है जी। तो चांदी के इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से चांदी तेज़ भागी, पर चांदी गिरी भी तेज़। तो मुझे लग रहा है अंशिका कि अगर वैश्विक मंदी आती है तो इन चीज़ों की डिमांड गिरने की वजह से चांदी शायद सोने से पीछे रह जाए। पर फिलहाल सोना चांदी कदम से कदम मिला के साथ साथ चल रहे हैं, तो नज़र बना के रखिए। मैं सोने को दोनों के मुकाबले ज़्यादा ठोस और ज़्यादा सॉलिड मानता हूँ। बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए। तो सोना और चांदी को लेकर जो उतार चढ़ाव कीमतों में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है ये आपको बताया। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप निवेश कर रहे हैं, निवेश के इरादे से सोना खरीद रहे हैं, तो एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके खरीदें।